डिफ्रैक्शन में आज हम लोग ये जो ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं, डार्क फ्रिंजेस बनेंगी वहाँ पर तो डार्कनेस रहेगी, लेकिन जो ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं उनकी ब्राइटनेस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं कि जो भी ब्राइट फ्रिंज बनेगी, जो भी मैक्सिमा बनेगा वो कितना ब्राइट रहेगा, उसमें कितनी चमक पहुंचेगी लाइट की, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और उसके बाद पर्दे पर सेंट्रल ब्राइट से डिस्टेंस के आधार पर हम लोग एक ग्राफ भी बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ब्राइटनेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। मैंने एक रफ बना लिया है यहाँ पर। ये वही स्लिट है जो कि सिंगल स्लिट का एक्सपेरिमेंट था और उससे कैपिटल डी दूरी पर ये एक स्क्रीन लगी हुई है। आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर बीच में ये सी पॉइंट हमने लिया हुआ है, यहाँ पर ब्राइट मुझे मिलता है। ये पूरे को हमने क्या नाम रखा था? ये पूरे का नाम रखा था सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट यानी कि केंद्रीय उच्चिष्ट, इस पूरे का नाम रखा गया था केंद्रीय उच्चिष्ट, इसका हमने नाम रखा था। ठीक, अच्छा, अब ध्यान से देखें। केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद जब आप चलना शुरू करते हैं, ये जो सेंट्रल ब्राइट है, इसके बाद आपको यहां पर एक डार्क मिलता है पॉइंट, पी पॉइंट डार्क मिला था। इसके बाद क्यू फर्स्ट ब्राइट था, आर सेकंड डार्क था, एस सेकंड ब्राइट है। ठीक है, अगर हम ये जो जैसे ब्राइट पॉइंट है, एक ब्राइट तो सेंटर पर हमको मिला था, तो हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि जहां डार्क है तो वहां लाइट तो पहुंचे ही नहीं, तो उसकी बात नहीं करेंगे, वहां की ब्राइटनेस 0 है। लेकिन जहां जहां पर ब्राइट मिला है पॉइंट, वहां पर लाइट की कितनी ब्राइटनेस पहुंची है, इसी बात को हम डिस्कस करना चाहते हैं। एक ब्राइट पॉइंट यहां मिला है हमको, एक ब्राइट पॉइंट यहां मिला, एक ब्राइट पॉइंट यहां मिला, तो इनको डिस्कस करना चाहते हैं। ये सेंट्रल ब्राइट, ये फर्स्ट ब्राइट, ये सेकंड ब्राइट। ठीक, ओके। अब थोड़ा ध्यान से देखें, ये जो हमारा सेंट्रल ब्राइट है, इसको आप गौर करेंगे जब, तो आप पाएंगे कि अगर ये जो स्लिट बनी थी, जो ये ओपनिंग बनी हुई है, इस ओपनिंग से अगर यहां से 100 लाइट आती है, थोड़ा सा सोचिए कि अगर यहां से 100 लाइट आती है तो वो पूरी की पूरी 100 लाइट पॉइंट सी पर पहुंचती है, क्योंकि इन तरंगों के बीच का जो पथांतर होगा वो कितना होगा? 0। ठीक है, तो अगर स्लिट में से अगर 100 लाइट एंटर करती है, 100 लाइट प्रवेश करती है, तो वो पूरी की पूरी 100 लाइट कहां पर पहुंचती है? पॉइंट सी पर, और उसको ब्राइट करती है। इसलिए पॉइंट सी की जो ब्राइटनेस होगी वो सबसे ज्यादा है, उसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा चमकेगा वो पॉइंट। ठीक, एक तो ये चीज आप पहले तो याद रखें कि अगर यहां से 100 लाइट रेज आई तो वो पूरी की पूरी पॉइंट सी पर पहुंची, और उन 100 लाइट रेज ने पॉइंट सी को सबसे ज्यादा ब्राइट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद वाले ब्राइट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कीजिए। ये वाला जो ब्राइट आपको मिला, यहां पर ए और बी से आने वाली जो तरंगें थीं, उनके बीच कितने का पथांतर था? 3/2 लैम्डा। और अब आप थोड़ा सा याद करें कि बी, ये जो क्यू पॉइंट है, ये ब्राइट हो गया था, इसको हमने कैसे एक्सप्लेन किया था? पॉइंट क्यू एक ब्राइट पॉइंट मिलेगा, इसको हमने कैसे एक्सप्लेन किया? तो इसको हमने ऐसे एक्सप्लेन किया कि पथांतर 3/2 लैम्डा है, तो इस पूरे सोर्स को, ये जो पूरा हमारा स्लिट है, यहां पर जितने भी लाइट सोर्स हैं, इनको हमने 3 बराबर भागों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, λ/2 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 के 3 पार्ट बनाए। उसके बाद ये ब्राइट कैसे हुआ, उसके लिए हमने आपको बताया कि अगर 3 टुकड़ों में आपने बांट लिया है पूरे स्लिट को, तो पहला पार्ट दूसरे पार्ट को क्या कर देता है? कैंसिल। केवल ये एक पार्ट बचता है, और ये पॉइंट क्यू पर पहुंचेगा, और ये पॉइंट क्यू को क्या कर देगा? ब्राइट। तो पूरे 100 लाइट सोर्सेस में से कितने लाइट सोर्सेस
पॉइंट क्यू पर पहुंचकर उसको ब्राइट करते हैं। आंसर है, अगर 3 भागों में हमने बांटा था तो 2/3 भाग तो कैंसिल हो गया ना, केवल 1/3 भाग ही तो पहुंचा वहां पे। नहीं समझ आया भाई? अगर पूरे हमने जो हमारा पूरा का पूरा स्लिट था उसमें जितनी भी लाइट सोर्सेस थे सभी को हमने 3 बराबर बराबर भागों में बांटा। अगर हमने 3 बराबर बराबर भागों में बांटा तो उनमें से पहले भाग ने दूसरे भाग को क्या किया? कैंसिल कर दिया। अगर पहले भाग ने दूसरे भाग को कैंसिल कर दिया यानी कि 1/3 पोर्शन उसके बगल वाले 1/3 पोर्शन से कैंसिल हो गया। अगर ये 1/3 भाग बगल वाले 1/3 भाग से कैंसिल हो गया तो ये 1/3 भाग बचा और वो 1/3 भाग ही पॉइंट क्यू पर पहुंचा और उस 1/3 पोर्शन ने ही पॉइंट क्यू को ब्राइट किया। तो बिंदु क्यू पर लाइट के जितने पार्ट ने ब्राइटनेस पहुंचाई वो कितना पार्ट था? 1/3 भाग। तो वहां पर कितनी चमक पहुंचेगी? तो आप 1/3 भाग पहुंचा तो आप उसका स्क्वायर कर दीजिए। आपको याद है ना कि तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो पॉइंट क्यू पर लाइट का कितना हिस्सा पहुंचा? 1/3। अगर लाइट का 1/3 हिस्सा पहुंचा तो चमक कितनी पहुंची? स्क्वायर कर दीजिए। 1/9 मीन्स पॉइंट क्यू पर सेंट्रल ब्राइट की तुलना में, समझ रहे हैं, सेंट्रल ब्राइट की तुलना में बिंदु क्यू पर कितनी लाइट पहुंच रही है? 1/9, 1/9 पार्ट पहुंचता है। तो अब आप मुझे बताएं, अगर सेंट्रल ब्राइट में पूरी 100 लाइट पहुंच रही थी तो क्यू पर कितनी पहुंच रही है? 100/9, 1/9 हिस्सा ही तो पहुंच रहा है। तो अगर सेंट्रल ब्राइट पर पूरी 100 लाइट पहुंच रही थी तो पॉइंट क्यू पर कितनी पहुंच रही है फिर? 100/9, 9वां पार्ट उसका, 9th पार्ट। अब अगर आप जितनी चमक 100 लाइट रेज से होती है उसका 1/9 अगर कर देंगे उतनी चमक आपको पॉइंट क्यू पर मिलेगी, उतनी चमक आपको बिंदु क्यू पर मिलेगी। तो चमक सेंट्रल ब्राइट की तुलना में कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी या उतनी ही रहेगी? कम हो जाएगी। सेंट्रल ब्राइट पर कितनी लाइट पहुंच रही थी? पूरी 100। क्यू पर कितनी लाइट पहुंच रही है, कितनी ब्राइटनेस आ रही है? 100/9। तो सेंट्रल ब्राइट की कंपैरिजन में पॉइंट क्यू की ब्राइटनेस कम होगी, ज्यादा होगी या उतनी ही रहेगी? कम हो जाएगी। और कितना कम हो जाएगी? 1/9 भाग कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। 1/9 टुकड़े आप कर दो, उस एक टुकड़े के बराबर यहां चमक केवल पहुंचेगी, बस। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर से और ऊपर वाले ब्राइट पे चलिए। डार्क तो डार्क है, डार्क को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि डार्क पे तो डार्कनेस है ना, वहां तो ब्राइटनेस नहीं मिल रही है। ब्राइट जहां पर मिलेगा केवल उसको हम डिस्कस करना चाहते हैं। इस एस पॉइंट को देखिए, यहां पर भी हमको एक ब्राइट मिला था। फर्स्ट ब्राइट यहां मिला, उसके बाद सेकेंड ब्राइट यहां मिला था। इस ब्राइट पॉइंट को हमने कैसे डिस्कस किया था, इसको भी सोचिए और देखिए कि ये जो सेकेंड ब्राइट पॉइंट हमको मिला इसको हमने किस तरीके से एक्सप्लेन किया था आपको। तो जो ये सेकेंड ब्राइट था, यहां पर इन दोनों बिंदुओं से पहुंचने वाली तरंगों के बीच का पथांतर कितना लिया था हमने, या कितना था? 5/2 लैम्डा। और एक्सप्लेन करते वक्त हमने इसको कैसे एक्सप्लेन किया कि हाँ, अगर 5 λ/2 पूरा पथांतर है तो हमने λ/2 के कितने टुकड़े कर लिए? 5 टुकड़े कर लिए। अब अगर λ/2 के 5 टुकड़े कर लिए, जितने लाइट सोर्सेस यहां पर थे उनमें से पूरे लाइट सोर्सेस को हमने 5 टुकड़ों में बांट लिया। उसमें से पहले ने दूसरे को कैंसिल कर दिया, तीसरे ने चौथे को कैंसिल कर दिया, पांचवें को किसने कैंसिल किया? किसी ने नहीं। इसलिए पांचवें टुकड़े की लाइट पूरी की पूरी कहां पहुंची? अब आप मुझे बताएं, अगर स्लिट पर पूरी 100 लाइट रेज आई, 100 लाइट एनर्जी आती है तो एस पर कितनी लाइट पहुंच रही है? उसका 1/5वां भाग। 5 टुकड़े किए ना आपने, और इनमें से इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, एक ही पार्ट तो बचा।
तो 5 में से 1 बचा, इसका मतलब 1/5 ही तो है। तो 1/5 पार्ट लाइट का एस पर पहुंचता है। अगर लाइट का 1/5 पार्ट एस पर पहुंचेगा तो उस बिंदु पर ब्राइटनेस कितनी मिलेगी आपको? स्क्वायर कर दीजिए उसका, 1/25। कुछ समझ में आई बात? तो बिंदु एस पर, यानी कि जो सेकंड ब्राइट पॉइंट होगा, वहां पर सेंट्रल ब्राइट की तुलना में कितनी ब्राइटनेस मिलेगी आपको? 1/25वां भाग। 1/25वां भाग मीन्स कि अगर सेंट्रल ब्राइट पर पूरी 100 लाइट रेस पहुंच रही थी, तो इसकी तुलना में जो पॉइंट एस होगा वो कितना चमकेगा? 1/5। तो अगर सी 100 से चमक रहा था तो एस कितने से चमकेगा? 20 से। 1/5 सॉरी 1/25। तो 100 का 1/25 करोगे, केवल 4 लाइट रेस पहुंचेंगी वहां बस। और केवल 100 में से केवल 4 यहां पहुंचेंगी, तो आपको ये वाला पॉइंट बहुत डार्क दिखेगा। आप सोचिए, इसकी तुलना में यहां पर पूरी लाइट पहुंचती है तो ये बहुत चमकदार हमको दिखाई देता है, और यहां पर कितनी पहुंची? केवल 4। तो 100 की तुलना में 4 आपके लिए कैसा दिखेगा? आपको बिल्कुल ना के बराबर। आपको ऐसा महसूस होगा कि यहां कोई ब्राइटनेस ही नहीं आ रही है। लेकिन बड़ी मेहनत करके वैज्ञानिक लोगों ने उसके बारे में पता लगाया। समझ आया? तो अब फिर से मुझे बताएं, सेंट्रल ब्राइट जो होगा उसकी चमक कैसी होगी? सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहां से आने वाली 100 के 100 लाइट रेस पहुंच रही हैं। फर्स्ट ब्राइट जो यहां पर आपको मिलेगा, उसकी चमक सेंट्रल ब्राइट की तुलना में कितनी होगी? 1/9। ठीक है। सेकेंड ब्राइट जो होगा उसकी चमक सेंट्रल ब्राइट की तुलना में कितनी होगी? 1/25। और ये वाला ब्राइट ऑलमोस्ट डार्क जैसा लगेगा, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, साइंटिस्ट लोगों ने बड़ी मेहनत करके इसको पता लगाया। ठीक है। अब अगर हम उसके ऊपर वाले ब्राइटनेस को चेक करें, इसके ऊपर तो पहले एक मिलेगा डार्क हमको, तब इसके ऊपर ब्राइट पे पहुंचेंगे। तो इस वाले ब्राइट के लिए ए और बी के लिए पथांतर कितना होगा बताएं? 7/2 लैम्डा। देखो ब्राइट पॉइंट के लिए 5/2 लैम्डा के बाद 7/2 लैम्डा आ रहा है। अगर ये वाला ब्राइट पॉइंट 7/2 लैम्डा पर पड़ा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या करेंगे? 7 भागों में बांटेंगे, λ/2 के 7 पार्ट करेंगे। 7 पार्ट में फिर वही तरीका यूज करेंगे। पहला किसको कैंसिल करेगा? दूसरे को, तीसरा चौथे को, पांचवा छठवें को, 7वां बचेगा, वो वहां पर लाइट पहुंचाएगा। तो कितने पार्ट की लाइट पहुंची? 1/7। 7 भाग करे ना, और 7 में से एक ही भाग की लाइट पहुंच रही वहां पे, तो कितनी लाइट पहुंची? 1/7 पार्ट। तो पूरी लाइट एनर्जी का कितना पार्ट वहां पर पहुंचा? 1/7 पार्ट केवल। तो ब्राइटनेस कितनी मिलेगी? 1/49। अगर 100 का 1/49 कर देंगे तो ऑलमोस्ट 1/50, और 100 का 1/50 कर देना 2। जब ये वाला ब्राइट नहीं दिख रहा था आपको, तो ये वाला ब्राइट भी आपको अब और दिखना बंद हो जाएगा। दिखेगा ही नहीं, वहां पूरा का पूरा हमको कैसा मिलेगा? डार्क ही मिलेगा। ये कुछ डिस्कशन समझ में आया आपको? तो फिर से बता दो, सेंट्रल ब्राइट में जो ब्राइटनेस पहुंचेगी वो कैसी होगी? सबसे ज्यादा। उसके बगल में जो ब्राइट मिलेगा उसमें 1/9, उसके बाद 1/25, उसके बाद 1/49, ऐसे। तो क्या देखा आपने कि सेंट्रल ब्राइट से जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे तो ब्राइटनेस का क्या होता जाएगा? कम होते जाएगी। सेंट्रल ब्राइट सबसे ज्यादा ब्राइट चमकता है, उसके बगल वाला ब्राइट जो होगा 1/9 बचेगी ब्राइटनेस, उसके बगल वाले में 1/25, और उसके ऊपर चले जाइए तो 1/49। इतना। तो लगातार चमक क्या होते जा रही है, और इंटरफियरेंस में क्या हो रहा था? जो भी ब्राइट पॉइंट थे उनमें चमक कम नहीं होती थी। उनका ग्राफ आप देखो, ब्राइट वाले पॉइंट का
हर बार उतनी हाइट पर बनाते थे हम, तो उनमें चमक नहीं कम होती थी, डिफ्रैक्शन में ब्राइटनेस कम हो जाती है। और अब इसी बेसिस पर हम इसका एक ग्राफ बनाना चाहते हैं। ये आपको कुछ नहीं बनाना है, ना ये आपको लिखना है, आप अपने अच्छा लगे तो आप नोट करो, अदरवाइज ये एक ही पर्दे पर सारे डार्क सारे ब्राइट दिखाने के लिए मैंने एक रफ फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपकी मर्जी हो तो बनाओ, अदरवाइज इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और ये डार्क और ब्राइट पॉइंट का डिस्कशन हम लास्ट क्लास में लिख चुके हैं, इनका समराइज कर चुके हैं लास्ट क्लास में, तो ये भी नहीं नोट करना, हमारा बेसिक पर्पस ये है। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो भी ब्राइट फ्रिंजेस हमको मिली हैं उनकी ब्राइटनेस और डिस्टेंस के साथ हम एक ग्राफ बनाना चाहते हैं, जैसा ग्राफ हमने व्यतिकरण में बनाया था, जैसा ग्राफ हमने इंटरफेरेंस में बनाया था, वैसा एक ग्राफ मेकअप करना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, ये जो पर्दा ऐसा लगा हुआ है, यहां पर पर्दा डिफ्रैक्शन पैटर्न में ऐसा लगाया हमने, इस पर्दे को हमने कैसा कर दिया, ऐसा कर दिया। देखिए, ये कुछ समझ में आया? तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, यही क्या चीज है, यही पर्दा है। अभी तक स्क्रीन हम ऐसे बनाते थे, अब हमने स्क्रीन को ऐसा कर लिया, इस तरह से हमने स्क्रीन बना ली। ठीक है, अच्छा, ये स्क्रीन बनाई और ये स्क्रीन का वही सेंट्रल ब्राइट पॉइंट सी है। देखो, स्क्रीन पर एक बीचों बीच पॉइंट मिलता था, इसके लंबार्धक पर सी, सेंट्रल ब्राइट पॉइंट। ठीक है, और उसके आप ऊपर जाते थे तो भी ब्राइट डार्क मिलते थे, नीचे जाओगे तो भी आपको डार्क ब्राइट मिलेंगे। तो इस सेंट्रल ब्राइट के एक तरफ चलो तो भी डार्क ब्राइट मिलेंगे, दूसरी तरफ चलो तो भी डार्क ब्राइट आपको मिलते हैं। ठीक, ये हाइट से हम किसको दिखाएंगे, ब्राइटनेस। जहां की चमक ज्यादा होगी वहां पर हाइट भी कैसे रखेंगे, ज्यादा, और जहां की चमक कम होगी वहां की हाइट कम रखी जाएगी। ठीक है, ये सेंट्रल ब्राइट है। डिस्टेंस पहले डिस्कस कर लेते हैं जरा। जो फर्स्ट डार्क आपको मिला है वो यहां से कितनी डिस्टेंस पर मिला है, देखो, डार्क लैम्डा अपॉन ए इंटू डी। सेंटर के बाद पहला डार्क पॉइंट आपको लैम्डा अपॉन ए इंटू डी डिस्टेंस पर मिला, तो सेंटर के बाद पहला डार्क आपको लैम्डा अपॉन ए इंटू डी डिस्टेंस पर मिला। अगला डार्क कहां मिला, देखो यहां लिख रखा है हमने, 2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी, 2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी। तीसरा डार्क कहां मिला, 3 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी। ऐसे ही इधर भी बराबर बराबर दूरी पर, इधर भी लैम्डा अपॉन ए इंटू डी, लैम्डा अपॉन ए इंटू डी पर क्या मिला, डार्क। 2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी पर क्या मिला, ब्राइट। 3 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी पर क्या मिला, नहीं सॉरी, 2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी पर क्या मिला, डार्क। 3 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी पर क्या मिला, डार्क। ये सब डार्क पॉइंट्स की लोकेशन है। ब्राइट पॉइंट कहां है, थोड़ा सा इनको भी जरा सोचो। पहला ब्राइट पॉइंट आपको कहां पर मिल रहा है, 3/2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी। 3/2 का मतलब 1.5, 3/2 का मतलब 1 और आधा, 1.5। तो अगर 1 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी यहां पर है तो 1.5 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी कहां पर होगा, 1 और 2 के बीच में, 1.5, 1 और 2 के बीच में तो आएगा, तो 1.5 1 और 2 के बीच में यहां पर आएगा। तो ये कौन सी लोकेशन है, ये है 3/2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी। क्लियर। दूसरा ब्राइट आपको कहां मिलेगा, 5/2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी। 5/2 मीन्स 2.5, 2 और आधा, तो 2 और आधा कहां मिलेगा, 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में 2.5 मिलेगा आपको। ये कितना आएगा, 5/2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ब्राइट कहां मिलेगा, 7/2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी।
तो 7/2 मीन्स 3.5, 3.5 मतलब 3 और 4 के बीच में, तो 3 ये है, 4 कहीं यहां पर होगा उनके बीच में, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? 7/2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी को रिप्रेजेंट करता है। समझ आया आपको? तो डार्क के बीच बीच में कौन आ रहा है? ब्राइट आ रहा है। तो यहां भी डार्क के बीच बीच में ब्राइट आएगा। तो पहला ब्राइट 3/2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी, 3/2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी। सेकेंड ब्राइट 5/2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी। थर्ड ब्राइट 7/2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी। ऐसे। अब आप मुझे बताएं, पर्दे पर ये डिस्टेंसेस क्लियर हो गई आपको कि ब्राइट कहां मिलेगा, डार्क कहां मिलेगा? ठीक है। अच्छा, अब हम ग्राफ तैयार करते हैं। तो देखें, सबसे पहले गौर करें, ये क्या है? सेंट्रल ब्राइट पॉइंट। अभी हम डिस्कस कर रहे थे सेंट्रल ब्राइट पॉइंट पर ब्राइटनेस कितनी होगी? सबसे ज्यादा, मैक्सिमम। ठीक है। और ब्राइटनेस को हम कैसे दिखाएंगे? ऊंचाई से। जिसकी ब्राइटनेस ज्यादा उसकी ऊंचाई भी। तो सेंट्रल ब्राइट की ब्राइटनेस कैसी है? सबसे ज्यादा, तो इसकी हाइट भी सबसे ज्यादा लेनी पड़ेगी। इतनी हमने ले ली इसकी हाइट, यहां तक। ठीक रहेगा? तो ये सबसे ज्यादा ब्राइट पॉइंट रहेगा। उसके बाद ऐसा चले तो लैम्डा अपॉन ए इंटू डी पर ब्राइट मिलेगा कि डार्क मिलेगा? लैम्डा अपॉन ए इंटू डी पर डार्क मिलेगा। डार्क मिलेगा तो हम इतनी ऊंचाई पर रखें, इतनी ही रखें कि 0 पर रखें? 0, क्योंकि डार्क पॉइंट है, इस पर ब्राइटनेस नहीं होगी। तो यहीं पर आ जाएगा इसका ग्राफ। अब इसका बताओ, आगे चले तो एक पॉइंट हमको 3/2 लैम्डा मिला। 3/2 लैम्डा, 3/2 लैम्डा पर क्या मिलेगा? ब्राइट। तो यहां पर ब्राइट मिलेगा। अब ये मुझे बताइए, ये फर्स्ट ब्राइट है, इसमें ब्राइट मिलेगा तो इसको मैं इतना ही ऊंचा रखूं, 0 रख दूं या कम कर दूं? कम। कितना कम? 1/9। याद आया? जो आपको ये वाला ब्राइट मिला था, यहां पर 1/9 केवल था। सेंट्रल ब्राइट की तुलना में ये 1/9 है। तो सेंट्रल ब्राइट बेटा अगर इतना लंबा है, इतना ऊंचा, और इसके कितने टुकड़े करो फिर आप? 9 टुकड़े, उनमें से एक टुकड़े के बराबर केवल, बस। कुछ समझ में आई? फिर से, सेंट्रल ब्राइट की तुलना में कितने पार्ट लाइट वहां पहुंच रही है? 1/9। सेंट्रल ब्राइट में अगर इतनी ऊंचाई जा रही है ब्राइटनेस, तो 1/9 कैसे पहुंचा सकते हैं हम? 9 टुकड़े करो, उनमें से एक टुकड़े के बराबर आएगी। तो ये कितना रहेगा? बहुत छोटा होगा, बस इतना छोटा होगा कि नहीं होगा? पूरे का 1/9। और हमको छोटा बनाना चाहिए, लेकिन और हम छोटा बनाएंगे तो आपको दिखना बंद हो जाएगा फिर। तो ये थोड़ा क्लियर बने, इसलिए हमने ऐसा कर लिया। अच्छा, फिर 2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी पर क्या होगा? 2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी पर डार्क मिलेगा। तो 2 लैम्डा अपॉन ए पर डार्क मिल गया। फिर 5/2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी पर, 5/2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी पर। हाँ, यहां पर कितनी लाइट पहुंचती थी? 1/9 पार्ट। यहां 1/25 पार्ट। तो 1/25। अब इसके कितने टुकड़े करिए? 25। उनमें से एक टुकड़े के बराबर की ब्राइटनेस बस मिलेगी आपको। तो कितना? बस इतना ही मिलेगा मुझे। तो इससे ज्यादा आप क्या बना सकते हैं? 1/25वां टुकड़ा बनाना है, मैंने बहुत बड़ा बना दिया है तो कहो। अच्छा, इसके बाद 3 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी पर क्या होगा? 3 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी, 3 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी, डार्क। इसके बाद वाले में कितनी ब्राइटनेस आपको आएगी? 1/49, दैट विल बी ऑलमोस्ट 0। ठीक है, उसमें ग्राफ उठेगा ही नहीं, बिल्कुल बैठ जाएगा। इधर भी ऐसे ही बना लो। ये कौन सा पॉइंट है? डार्क। ये कौन सा पॉइंट है? ब्राइट। तो इसमें कितनी ब्राइटनेस आएगी? 1/9। इतना ऊंचा 1/9 का हमने बनाया था, तो इतना ही ऊंचा हम
यहां भी बना लेते हैं, ठीक है, बराबर है ना दोनों से, ओके। यहां पर फिर से क्या हो गया, डार्क, यहां पर क्या होगा, ब्राइट, बस इतना सा ब्राइट, यहां पर फिर डार्क, और यहां ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हम एक ग्राफ बनाना चाहते हैं। देखिए, ऐसा ही इधर भी बनाना है मिलाते हुए पॉइंट्स को। ऐसे देख रहे हैं आप, समझ में आया कुछ? ये सेंट्रल ब्राइट है, सबसे ज्यादा ब्राइट, उसके बगल में एक ये ब्राइट है, देखो मैं लिखता हूं कहां कहां ब्राइट है, एक ये भी। हाँ, मुझे बताओ अगर आपको नाम याद है इनके, इसका नाम हमने क्या रखा था, सेंट्रल ब्राइट, हिंदी में केंद्रीय उच्चिष्ट, ठीक है। अच्छा, ये क्या है तो फिर बताओ, ये भी ब्राइट है, ये भी ब्राइट है, वेरी गुड, इनका नाम क्या है, गौड़ उच्चिष्ट, सब्सिडियरी मैक्सिमास हैं ये, सब्सिडियरी मैक्सिमा, ठीक है। और बीच बीच में इनके ये कौन से पॉइंट हैं, डार्क, 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 और उसका डार्क और आगे आएगा। ये वाले कौन से पॉइंट हैं, डार्क, डार्क, डार्क। ये क्या चीज है, ये भी उच्चिष्ट है, ये भी उच्चिष्ट है, लेकिन क्योंकि ये केंद्रीय उच्चिष्ट के अलावा वाला उच्चिष्ट है, इसलिए इसका नाम रखा गया गौड़ उच्चिष्ट। सब्सिडियरी मैक्सिमा, ये इसका नाम रखा गया। और आप देख रहे हैं यहां जो ब्राइटनेस पहुंच रही है, अगर वो ब्राइटनेस पूरी आई है, अगर यहां पर प्रकाश की तीव्रता आई पहुंच रही है, तो यहां प्रकाश की तीव्रता कितनी पहुंच रही है, I/9। यहां प्रकाश की तीव्रता कितनी पहुंच रही है, I/25। और यहां पर कितनी चमक पहुंच रही है, I/49, ऑलमोस्ट जीरो। समझ आया? ऐसे ही इधर भी, यहां पर अगर प्रकाश की तीव्रता आई है, तीव्रता, तो यहां पर प्रकाश की तीव्रता कितनी, I/9। इस जगह पर प्रकाश की तीव्रता I/25, यहां पर प्रकाश की तीव्रता I/49, और ये दिखना ही लगभग कैसा हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्राइटनेस और डिस्टेंस के साथ एक हमने ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। एंड आई होप कि ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, डिफ्रैक्शन में हम कुछ चीजें और आपको बताना चाहते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें आप। डिफ्रैक्शन में जब आपने पूरा कैलकुलेशन किया, तो एक फॉर्मूला यहां से आपने पता लगाया कि जब लाइट अवरोध के किनारों पर पड़ती है तो कुछ एंगल से वो मुड़ जाती है, पता लगाया। वो एंगल कितना मिला था आपको, जितने एंगल से लाइट ऐसा मुड़ जाती है, वो एंगल आपको कितना मिला, λ/a, वो कोण कितना मिला था, थीटा इज इक्वल टू λ/a के बराबर मिला। इसका मतलब है लाइट का मुड़ना किस पर निर्भर करता है, लैम्डा पर। जिसका लैम्डा बड़ा होगा वो लाइट ज्यादा मुड़ेगी कि कम मुड़ेगी, ज्यादा मुड़ेगी, और जिसका लैम्डा कम होगा वो लाइट कम मुड़ेगी। अब थोड़ा सा मुझे बताइए, अगर रेड लाइट और ब्लू लाइट की मैं बात करूंगा तो दोनों में लैम्डा किसका ज्यादा होता है, रेड का। इसलिए अगर दोनों लाइट्स हम भेज रहे हैं और इनके रास्ते पर एक एक अवरोध आएगा,
तो कौन ज्यादा मुड़ जाएगा और कौन कम मुड़ेगा? रेड ज्यादा मुड़ जाएगी। तो रेड अगर ज्यादा मुड़ेगी तो वो इस ऑब्स्टेकल को पार कर जाएगी, और ब्लू लाइट इस ऑब्स्टेकल को पार, क्योंकि उसको ज्यादा मुड़ना नहीं आता। तो ये भी आप याद रख लीजिए कि अगर रेड लाइट जा रही है और ब्लू लाइट जा रही है, दोनों के रास्ते पर अगर अवरोध आते हैं तो उस अवरोध को कौन पार करके ऐसा चला जाएगा और कौन पार नहीं कर पाएगा? रेड पार करके चला जाएगा और ब्लू पार नहीं कर पाएगा उसको। बात समझ आ रही है? एक चीज तो ये आपको समझ लेनी है, जिसको ज्यादा मुड़ना आता है वो पार करके निकल जाएगा, और जिसको मुड़ना नहीं आता वो पार करके नहीं जा पाएगा। जैसे अगर आप साइकिल चलाते हैं और आपकी हैंडल अगर मुड़ जाती है तो किधर भी गली में लेके मोड़ के चले जाते हो आप और कहीं भी पहुंच जाते हो। लेकिन सोचो अगर आपके साइकिल के हैंडल को मुड़ना ना आता हो तो क्या आप कहीं भी पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते। रास्ते में रुकावट आएगी, साइकिल के हैंडल को मुड़ना नहीं आता तो वो यहीं रुक जाएगी। लेकिन एक दूसरी साइकिल के हैंडल को मुड़ना आता है, ऐसे जाएगी, वो ऐसे मुड़ के ऐसे निकल जाएगी। समझ आया? तो कौन सी लाइट अवरोध को आसानी से पार कर लेगी और कौन सी लाइट अवरोध को आसानी से पार नहीं कर पाएगी? रेड आसानी से पार कर लेगी और ब्लू लाइट आसानी से पार नहीं कर पाएगी। ठीक है? तो जिसका लैम्डा ज्यादा होगा वो अवरोध को इजीली क्रॉस कर लेगा, और जिसका लैम्डा कम होगा वो अवरोध को इजीली क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास। देखिए मैं आपको वो एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे यहां पर कहीं पर एक दीवार है, ठीक है, ये हमने क्या मान ली, एक वॉल, और यहां पर एक आदमी है जो दूसरे आदमी से बात कर रहा है। ठीक है? एक आदमी ये है, एक आदमी ये है, और ये दोनों लोग एक दूसरे से बात करते हैं, और आप यहां पर कहीं पर हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं। साउंड वेव्स का जो लैम्डा होता है वो बहुत ज्यादा होता है किससे? लाइट के लैम्डा से। यानी कि ध्वनि तरंगों का जो तरंग दैर्ध्य होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य उसकी तुलना में बहुत कम होती है। अब आप भी समझ सकते हो, अगर साउंड का लैम्डा ज्यादा होता है तो साउंड और लाइट में कौन ज्यादा मुड़ सकता है? साउंड ज्यादा मुड़ सकता है और लाइट कम मुड़ेगी। अब गौर करिए, यहां से लाइट वेव्स ऐसे आती हैं, दोनों आदमियों के चेहरों से ऐसे लाइट आती है। यहां पर क्या मिल गया उसको? ये अवरोध मिला। अब अगर आप अवरोध मिलेगा तो ये लाइट क्या हो जाएगी? मुड़ेगी। लाइट मुड़ करके यहां पर आ जाएगी, यहां सब जगह लाइट आएगी, और इधर वाली लाइट इधर मुड़ जाएगी अगर अवरोध होगा यहां पर तो। और यहां पर क्या बना लेगी? अपना एक सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, हम आपको एक और बड़ी अच्छी चीज बताने जा रहे हैं कि यहां से ये आती है लाइट। अब आप अगर यहां पर आप खड़े हैं, अगर यहां पर आप खड़े हैं इस जगह पर, तो इन दोनों लोगों के चेहरों से प्रकाश आता है, अवरोध के किनारों पर पड़ता है और शैडो एरिया की तरफ मुड़ जाता है। तो अगर आप यहां खड़े हैं तो भी आप इन दोनों लोगों को देख लेंगे। क्यों? तब तक तो डायरेक्ट लाइट ही आप तक पहुंच रही है। अगर आप थोड़ा नीचे आकर यहां भी आ जाएंगे तो भी लाइट मुड़कर आपकी आंखों तक पहुंच जाएगी। और देखो, वैसे ज्योमेट्रिकली इसके नीचे का हमको नहीं दिखना चाहिए था, दिखना चाहिए था, नहीं दिखना चाहिए था। अब आप यहां खड़े हैं और ये सामने दीवार है तो ये लोग आपको दिखने चाहिए थे, नहीं दिखने चाहिए थे। लेकिन लाइट की जो प्रॉपर्टी है कि अवरोध कर किनारों पर पड़ेगी और मुड़ जाएगी, इस प्रॉपर्टी की वजह से लाइट मुड़ती है, और आप यहां खड़े होते हैं छुप के, और इन दोनों लोगों की बातें सुनाई
पढ़ेंगी नहीं सुनाई पड़ेंगी, पहले देखने की बात करो। लाइट यहां पर आ गई, अगर इनके चेहरों से लाइट आप तक आ रही है तो ये लोग आपको क्या हो जाएंगे, दिखाई दे जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। हम और नीचे यहां पर आ गए और लाइट को केवल इतना मुड़ना आता है बस, इससे ज्यादा अब लाइट मुड़ नहीं सकती। तो अब आप मुझे बताएं, जब आप और यहां पर आ जाएंगे तो क्या आप इन दोनों लोगों को देख पाएंगे? देख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइट यहां तक आ रही थी। तो यहां पर आप खड़े होते, यहां कहीं भी होते तो आप इन दोनों लोगों को क्या करते, देख लेते। लेकिन यहां पर जब आ जाओगे तो क्योंकि लाइट अब वहां नहीं जा रही है, इनसे निकलने वाली प्रकाश तरंगे यहां नहीं पहुंच रही हैं, तो आप देख तो नहीं सकते। लेकिन ये लोग जो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं तो उनके साउंड वेव्स जो हैं, ध्वनि तरंगे जो हैं, उनका लैम्डा लाइट की तुलना में कैसा है, बहुत ज्यादा। अगर लाइट की तुलना में वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो साउंड वेव्स लाइट की तुलना में मुड़ना भी बहुत ज्यादा आता है उनको। अभी आपने डिस्कस किया ना, जिनका लैम्डा ज्यादा वो ज्यादा मुड़ेंगी और जिनका लैम्डा कम होगा वो कम मुड़ेंगी। तो साउंड ज्यादा मुड़ेगा कि लाइट ज्यादा मुड़ेगी? साउंड। तो लाइट केवल इतना ही मुड़ पाई, साउंड ऐसा मुड़ के यहां पर आ गया। आप यहां पर खड़े हो जाइए आकर के तो भी साउंड आप तक आ जाएगा। आप यहां पर आके छुप जाइए और फिर उनकी बातों को सुनिए, तब भी आपको सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि यहां तक केवल कौन मुड़ पाया था, लाइट, लेकिन यहां तक कौन मुड़ के आ जाएगा, साउंड। तो आप देखते हैं दीवार के पीछे चुपचाप खड़े होकर आप इनकी बातों को सुन तो सकते हैं, लेकिन इन लोगों को देख, क्यों? मुड़ने की वजह से। देखा आपने? ये बात नहीं समझ में आई बच्चों को? आ गई। इसीलिए अगर दीवार के उस पार कोई व्यक्ति बात करता है तो वो आपको दिखता नहीं है, लेकिन वो आपको सुनाई देता है उसकी बातें कि वो क्या बात कर रहा है। तो बाहर अगर कोई रोड पे खड़ा होके अगर एक दूसरे से बात करता है जोर जोर से, तो वो आदमी ऐसा बंद होने पर आपको दिखता है? दिखता तो नहीं है, लेकिन बंद होने के बावजूद भी उसकी बातें आपको क्या होती हैं, सुनाई देती हैं। और वो किसका फिनोमिना है? डिफ्रैक्शन की वजह से। क्यों? क्योंकि साउंड वेव्स को मुड़ना बहुत ज्यादा आता है, तो वो ऐसा मुड़ जाती हैं, इतना ज्यादा मुड़ के यहां पर पहुंच जाती हैं। ठीक है, एक तो ये बड़ी अच्छी चीज थी। इसके बाद और एक आध बात मैं जिसे बताना चाहता हूं, आपने डिफ्रैक्शन पढ़ा, आपने इंटरफियरेंस भी पढ़ा था, व्यतिकरण। आपने व्यतिकरण भी किया, आपने विवर्तन भी किया, दोनों किए। अब देखना यह है कि इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है और समानता क्या है। दोनों बातों के बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और देखते हैं आपको कितना याद रहा। सबसे पहली बात बताएं कि व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस और विवर्तन मींस डिफ्रैक्शन, इन दोनों में समानता की बात करिए। सिमिलैरिटी कौन कौन सी थी, क्या क्या समानता रही है दोनों में? तो मैं आपको बताऊं, दोनों में पहली समानता तो ये थी कि दोनों ही प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का रिजल्ट है। बात समझ रहे हैं? प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से ही व्यतिकरण होता है, प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से ही विवर्तन होता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक समानता ये हो गई। दूसरी समानता, दोनों में रूल भी सेम लगते हैं। कैसे रूल सेम लगते हैं? λ/2 वाली वेव्स कैंसल करेंगी और लैम्डा वाली वेव्स कैंसल नहीं करेंगी। मतलब λ/2 वाली विनाशी अध्यारोपण करेंगी और लैम्डा वाली वेव्स कैसा करेंगी, संपोष्य। तो दो समानताएं हो गई। पहली समानता क्या मैंने बताई कि दोनों में क्या होता है, प्रकाश का अध्यारोपण होता है और दोनों में ही अध्यारोपण के सिद्धांत भी सेम लगते हैं। कौन सा सिद्धांत सेम लगता है कि पथांतर 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा होने पर संपोषी अध्यारोपण और λ/2, 3 λ/2 ये होने पर विनाशी अध्यारोपण। तो ये दोनों की समानता हो गई और दोनों ये प्रदर्शित करते हैं कि प्रकाश किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह तक चलता है, तरंग रूप में।
विवर्तन और व्यतिकरण, इन दोनों घटनाओं की व्याख्या प्रकाश को तरंग रूप का मानकर ही आप कर सकते हैं। अगर प्रकाश को आप किरण के रूप में मानोगे तो ना तो आप व्यतिकरण को एक्सप्लेन कर सकते हो और ना ही तो आप विवर्तन को एक्सप्लेन कर सकते हो, कर ही नहीं सकते हम, क्योंकि किरणों में एक दूसरे से कैंसिल होने वाली कोई चीज नहीं होती। इसमें तो सुरंग से कैंसिल होने वाला गर्त होता है। समझ आ रहा है? तो अगर प्रकाश को हम तरंग न मानते तो ना तो हम व्यतिकरण को एक्सप्लेन कर सकते थे और ना ही हम विवर्तन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक्सप्लेन नहीं होता अगर आप लाइट को वेव फॉर्म में नहीं मानते। इसलिए हाइगेंस प्रिंसिपल से हमको मानना पड़ा कि प्रकाश किस प्रकार से गति करता है, तरंग रूप में। क्यों? क्योंकि इन घटनाओं को हम किरण मानकर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो बात क्या रही समानताओं की। असमानताओं की बात करें, अंतर की। दोनों में अंतर क्या होगा? सबसे पहले एक चीज मुझे आप बताएं, हम देखते हैं कि आपने कितना स्टडी किया इसको अच्छे से। व्यतिकरण भी आपने पढ़ा था, इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन भी आपने पढ़ा, विवर्तन। अब आप मुझे बताएं किस घटना में हमने ज्यादा लाइट सोर्स लिए थे? व्यतिकरण में ज्यादा लाइट सोर्सेस थे या विवर्तन में ज्यादा लाइट सोर्सेस थे? सोचो और बताओ। विवर्तन में व्यतिकरण पहले किया था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट याद आया? यंग के द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग याद आया आपको? उसमें और विवर्तन तो आप कर ही रहे हो, अभी पढ़ ही रहे हो। दोनों में से किसमें प्रकाश स्रोत ज्यादा माने गए हैं? प्रकाश स्रोतों की संख्या किसमें ज्यादा थी और प्रकाश स्रोतों की संख्या किसमें कम थी? व्यतिकरण में प्रकाश स्रोतों की संख्या ज्यादा थी और विवर्तन में प्रकाश स्रोतों की संख्या कम थी। कैसे? व्यतिकरण में कितने प्रकाश स्रोत थे? व्यतिकरण में कितने प्रकाश स्रोत थे? 2। और विवर्तन में 1। यह गलत है। सही यह है कि व्यतिकरण में प्रकाश स्रोतों की संख्या कम थी और विवर्तन में बहुत ज्यादा थी। याद करो, आपको ध्यान नहीं आया? देखो, देखिए इधर, जब आपने स्लिट बनाई थी, जब आपने स्लिट बनाई ए बी, अभी ये ताजा ताजा है, आपको याद करना। जब स्लिट ए बी बनाई तो किसी भी पॉइंट पर डार्क हुआ या किसी पॉइंट पर ब्राइट हुआ, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या मानते थे? कि यहां पर असंख्य प्रकाश स्रोत हैं। याद करिए, नहीं ध्यान आया आपको? कितने कितने मान लेते थे? 100 मान लेते थे, 99 मान लेते थे, और तब जाकर के कहीं हम डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर पाए हैं। और व्यतिकरण में हमने क्या किया? व्यतिकरण में तो हमने ऐसे बड़ी पतली पतली 2 स्लिटें बनाई हैं, इतनी पतली कि इनमें केवल एक एक लाइट सोर्स ही रह पाए। तो अब आप खुद समझ सकते हो, लाइट सोर्स की संख्या, प्रकाश स्रोतों की संख्या किसमें ज्यादा मानी है हमने? विवर्तन में हमने बहुत मानी है। 100 लाइट सोर्स मानकर एक्सप्लेन किया है। 3 टुकड़े करे तो 33 33 33 के करे थे, 2 टुकड़े किए 50 50 के किए थे। याद आया? और व्यतिकरण में तो हमने स्लिट बहुत पतली बनाई, एक एक लाइट सोर्स ही रहे। बात समझ में आई? तो इसमें कितने लाइट सोर्स थे? असंख्य। इसमें कितने लाइट सोर्स थे? बहुत कम, बहुत कम लाइट सोर्सेज हैं। तो लाइट सोर्सेज की संख्या ज्यादा किसमें है? विवर्तन में। और लाइट सोर्सेज का नंबर कम किसमें है? हाँ। अब अगर मैं बात करूंगा कि स्लिटों की संख्या किसमें ज्यादा है और किसमें कम है, तो आप सही है। फिर स्लिटों की संख्या किसमें ज्यादा थी? व्यतिकरण में 2 स्लिटें थी और विवर्तन में कितनी स्लिटें हैं? 1 स्लिट है केवल। तो विवर्तन में 1 ही स्लिट है और व्यतिकरण में 2 स्लिटें हैं। तो दोनों का डिफरेंस अच्छे से याद रखो। क्या? फिर से बताओ, प्रकाश स्रोतों की संख्या किसमें ज्यादा है? विवर्तन में।
स्लिटों की संख्या कहां ज्यादा है? व्यतिकरण में। समझ आया आपको? हाँ, एक ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं जो कि आप नहीं कर रहे हैं। क्या? आपको हमने ये बताया कि विवर्तन प्रतिरूप देखने के लिए जो स्लिट बनती है कितनी चौड़ी बनती है? बहुत पतली। एल्युमिनियम की पंक्ति आप फॉइल लीजिए, उसमें बस ऐसा ब्लेड से चीरा लगा दीजिए, इतनी पतली। यहां पर जो स्लिट बनती थी वो भी ऐसे ही बनती थी, ऐसे ही बनती थी ना। लेकिन हमने अभी आपको समझाया और आप मान लिए। हमने अभी आपको कहा कि इसमें स्रोतों की संख्या ज्यादा है, इसमें स्रोतों की संख्या कम है, जबकि जितनी पतली स्लिट ये है उतनी पतली स्लिट यहां पर लगी हुई है। लेकिन व्यतिकरण को फिर हमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि व्यतिकरण को समझने के लिए हमको केवल कितने लाइट सोर्स पर्याप्त हैं? 2 बस। विवर्तन को समझने के लिए केवल 2 लाइट सोर्स पर्याप्त नहीं थे। इसलिए हम कहते हैं, देखो यहां पर भी इनके बीच में ध्यान से देखना, यह भी एक स्लिट है, ये 2 स्लिटें हैं। अगर इस एक स्लिट में असंख्य लाइट सोर्स हो सकते हैं तो इन 2 स्लिटों में तो और ज्यादा होंगे ना मिलाकर। तो लाइट सोर्स इसमें ज्यादा होने चाहिए, इसमें तो कम होने चाहिए। यह बात सच है। लेकिन आप फिर से मैं बता रहा हूं, अभी मैंने उसको बोला भी क्या, व्यतिकरण को समझने के लिए हमें कम से कम कितने प्रकाश स्रोतों से काम बन जाता है? 2 से ही हमारा काम बन जाता है। पर विवर्तन को समझने के लिए 2 प्रकाश स्रोतों से हमारा काम नहीं बनता। इसलिए विवर्तन में हम ज्यादा प्रकाश स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं समझने के लिए, जबकि व्यतिकरण को समझने के लिए हम कम प्रकाश स्रोतों का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है? स्लिटों की संख्या व्यतिकरण में ज्यादा होती है और विवर्तन में स्लिटों का नंबर कैसा होता है? कम। अब एक चीज और देखिए, अगर ये एक स्लिट है और एक स्लिट से चलने वाली जो तरंगे हैं उनके बीच में क्या होता है? विवर्तन। होता है कि नहीं होता? आपने पढ़ा भी। अगर एक स्लिट है और एक स्लिट में असंख्य प्रकाश स्रोत हो सकते हैं तो इन सभी से निकलने वाली तरंगों के बीच में क्या होता है? विवर्तन। अब आप ये पूछ सकते थे कि ये भी तो एक स्लिट है, ये भी एक स्लिट है, इसके बीच जो प्रकाश स्रोत होंगे क्या उनमें भी विवर्तन हुआ होगा या इनमें भी विवर्तन हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? क्या सीधे सीधे व्यतिकरण ही हो गया होगा? देखो सोचने की बात है। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है। एक स्लिट होने से उसमें जितने भी लाइट सोर्सेज उन सब के बीच में क्या होता है? क्लियर? अगर इसको मैं ढक दूं तो ये एक ही लाइट सोर्स तो है, मतलब एक ही स्लिट तो है, तो इसमें जितने लाइट सोर्स होंगे उनके बीच भी क्या होना चाहिए? विवर्तन। इन लाइट सोर्सेज के बीच में भी क्या होना चाहिए? विवर्तन। तो क्या होता है? आंसर है होता है। होता है, याद रख लीजिए। इस स्लिट में जितने भी लाइट सोर्सेज होंगे सबके बीच में क्या होता है? सबके बीच में विवर्तन। यहां पर जितने लाइट सोर्सेज हैं इन सबके बीच में भी क्या होता है? विवर्तन। और उसके बाद जब ये मिलती हैं जाकर के तो होता है व्यतिकरण। तो एक्चुअली व्यतिकरण क्या होता है? आंसर है 2 विवर्तन प्रतिरूपों का एक मिक्स्ड पैटर्न है। जब 2 विवर्तन प्रतिरूप बनते हैं, एक विवर्तन, एक डिफ्रैक्शन यहां, एक डिफ्रैक्शन यहां, दोनों डिफ्रैक्शन का जब सुपरपोजिशन होता है, अध्यारोपण होता है, तो व्यतिकरण बनता है। कुछ बात समझ में आई आपको? नहीं समझ में आया? तो एक्चुअली व्यतिकरण क्या है? तो आंसर है 2 डिफ्रैक्शन पैटर्न्स का अध्यारोपण, 2 विवर्तन प्रतिरूपों का अध्यारोपण व्यतिकरण होता है। अभी भी नहीं समझ आई बात आपको? आ गया? तो ये एक बड़ी अहम चीज है। विवर्तन तो आपस की तरंगों के बीच का होता ही है सुपरपोजिशन, लेकिन व्यतिकरण एक्चुअली क्या है? 2 विवर्तन प्रतिरूपों के अध्यारोपण का रिजल्ट है। जब 2 विवर्तन प्रतिरूप एक दूसरे से अध्यारोपित होते हैं तो व्यतिकरण
प्रतिरूप बनता है, ये आपको याद रखना है। समझ रहे हैं आप? तो दो विवर्तन प्रतिरूपों के अध्यारोपण से ही आपको क्या प्राप्त होता है? व्यतिकरण। और विवर्तन में तो व्यतिकरण होता ही है दो प्रकाश स्रोतों के बीच में, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, और डिफरेंस आप देख सकते हैं। व्यतिकरण में जितनी ब्राइट फ्रिंजेस बनती थी, सबकी चमक आपस में कैसी होती थी? बराबर, क्योंकि वहां पर ग्राफ आपने कैसा बनाया था? वहां पर ग्राफ आप ऐसा बनाए थे, याद आया? तो जितनी ब्राइट फ्रिंजेस थी सब बराबर हाइट तक थी। अगर सब बराबर हाइट तक थी, इसका मतलब सबकी ब्राइटनेस कैसी थी? सेम थी। तो व्यतिकरण प्रतिरूप में, इंटरफेरेंस पैटर्न में जितने भी ब्राइट फ्रिंजेस बनती थी, उन सब की ब्राइटनेस कैसी थी? सेम, बिल्कुल। लेकिन डिफ्रैक्शन पैटर्न में, ये जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ है, इसमें हर ब्राइट फ्रिंज की चमक एक जैसी नहीं है। यहां की चमक अगर आई है तो यहां की चमक I/9 बची, उसके बाद वाली I/25 बची, उसके बाद वाली I/49 ही बची। तो यहां सभी ब्राइट फ्रिंजों की ब्राइटनेस एक जैसी नहीं है, सबकी ब्राइटनेस अलग अलग है। और जैसे जैसे सेंट्रल ब्राइट से आप दूर हटते जाएंगे, ब्राइट फ्रिंजों की ब्राइटनेस क्या होते जाएगी? कम होते जाएगी। लेकिन यहां सेंट्रल ब्राइट से दूर हटने पर भी ब्राइट फ्रिंजों की चमक कम नहीं होती थी। और देखिए एक और डिफरेंस देखो, इसमें सेंट्रल ब्राइट और सारे ब्राइट की चौड़ाई एक जैसी होती थी। व्यतिकरण में जितना चौड़ा सेंट्रल ब्राइट, उतने ही चौड़े चौड़े सारे ब्राइट, उतनी ही चौड़ाई डार्क फ्रिंजेस की भी होती थी। यानी कि व्यतिकरण में डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस, इनकी चौड़ाई में कोई डिफरेंस नहीं था। समझ आया आपको? लेकिन विवर्तन में डिफरेंस है। विवर्तन में जो सेंटर का ब्राइट बनता है वो सबसे ज्यादा चौड़ा बनता है, इतना फैला हुआ रहता है। बाकी ब्राइट का फैलाव कम हो जाता है। देखो इस ब्राइट का फैलाव इतना है, इसका फैलाव इतना है, तो इन ब्राइट्स के फैलाव बराबर हैं। लेकिन क्या इतना ही फैलाव सेंट्रल ब्राइट का है? ना, ये तो सिर्फ आधे सेंट्रल ब्राइट का फैलाव है। तो विवर्तन में सेंट्रल ब्राइट सबसे ज्यादा चौड़ा बनता है और बाकी ब्राइट और डार्क की चौड़ाई सेम रहती है, लेकिन सेंटर वाला सबसे ज्यादा ब्रॉड बनेगा, सबसे ज्यादा विड्थ वाला होता है। कोणीय चौड़ाई आपने पढ़ी थी, इसकी कितनी होती है? 2 λ/a। और लीनियर चौड़ाई कितनी होती थी इसकी? रेखीय 2 λ/a इंटू डी के बराबर होती है। तो ये आपका इंटरफेरेंस और ये आपका डिफ्रैक्शन, और ये दो घटनाएं ऐसी हैं जिनसे हमको पता लगता है कि लाइट किस फॉर्म में चलती है। अब तो माने? अभी भी नहीं मानेंगे आप? मानेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों घटनाओं की व्याख्या कौन नहीं कर सकता? किरण प्रकाशिकी इन दोनों घटनाओं की व्याख्या नहीं कर सकती। उसके लिए आपको कौन सी प्रकाशिकी का इस्तेमाल करना पड़ेगा? तरंग प्रकाशिकी। और यही रीजन है कि हमने मान लिया कि प्रकाश किस रूप में चलता है, मानना पड़ा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है दूसरा। समझ आया आपको? तो आज हम अपनी फिजिक्स में इतना ही रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि शायद आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मुझे बताया करें भाई, ठीक है? तो आज हम फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करनी है हमें, नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ओके, थैंक यू।